Good morning students. In class 7th we have started a new chapter in civics, that is chapter 23 markets around us. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मार्केट क्या है। मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारी हमें शॉप्स दिखती हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं और वहाँ से बायर्स ख़रीदार अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदता है और सेलर्स जो शॉप वाले होते हैं वो सेल करते हैं। तो ऐसी जगहों को मार्केट कहते हैं। वहाँ पे आप चीज़ें खरीदते हो डायरेक्ट पेमेंट करके कैश को, या फिर आप क्रेडिट पे भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आप होगे, मतलब इंटरनेट के थ्रू पेमेंट आजकल हो चुका है, जैसे गूगल पे है, भीम ऐप के थ्रू है। तो इस तरह से आप किसी भी मीन्स के थ्रू आप पेमेंट करते हो और तभी आपको चीज़ें मिलती हैं। अगर आप तुरंत नहीं पे कर पाते तो आप बाद में भी पे करते हो। और टाइप्स ऑफ मार्केट, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट जहाँ पे चीज़ें आपको थोक में मिलती हैं, इकट्ठे बल्क में मिलती हैं। और रिटेलर मार्केट जहाँ पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी आके वो अपनी दुकानों पे रखता है और उसको सेल करता है। और होलसेल मार्केट क्योंकि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट वो लिए रहते हैं सामान जहाँ बन रहा है, तो इसलिए होलसेल मार्केट में चीज़ें हमें सस्ते दामों पे मिलती है। रिटेलर जो होता है वो होलसेल मार्केट वाले से लेके आ रहा है। अब किसान ने अपना प्रॉफिट लिया या मैन्युफैक्चरर ने, फिर होलसेल मार्केट वाले ने अपना प्रॉफिट लिया। होलसेल मार्केट वाले से जब रिटेलर वाला लेके आता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस ऐड करता है, फिर वो अपने उस चीज़ को लाके स्टोर करेगा, स्टोरेज का चार्ज उसमें ऐड करता है, लेबर चार्ज ऐड करता है। तो इस तरह रिटेलर के पास से हमें चीज़ें महंगे दामों में मिलती हैं क्योंकि उसके बाद ये अपना प्रॉफिट भी उस पर ऐड करेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे जो प्राइस कोई चीज़ की होती है वो एक और चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो आपका कितने लोग जुड़ते गए आपके इसमें चेन प्रोसेस में, जितने लोग ऐड होते जाएंगे उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। जैसे होलसेल मार्केट में आपके कम लोग लगे, सीधे प्रोड्यूसर से होलसेल मार्केट वाले ने सेल किया है, इसलिए आपको चीज़ें सस्ते में मिलती है। रिटेलर वाले के पास अब क्योंकि लेबर लगे, ट्रक वाला लगा जो सामान रिटेलर तक पहुंचा रहा है, बहुत सारे लेबर लगे वहाँ से सामान चढ़ाने में और रिटेलर के पास सामान को उतारने में। और इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, उसका एसी फिट उसने करवाया हो अपनी दुकान पे, या फिर पेस्टिसाइड वालों को बुलाएगा कि पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो अपने कॉस्ट में ऐड करता है। जितने लोग किसी बिज़नेस में ऐड होते जाएंगे उस चीज़ का दाम उतना बढ़ता जाएगा, और जितने कम लोग रहेंगे प्राइस उतनी कम चीज़ की रहती है। प्राइस एक और चीज़ से डिपेंड करती है एक और चीज़ पे, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ का डिमांड जितना ज़्यादा होता है मार्केट में, उस चीज़ का प्राइस भी उतना ही ज़्यादा हाई होगा। जैसे सर्दियों के आने के पहले प्याज का प्राइस बहुत हाई हो जाता है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है मार्केट में। इवन 100 रुपीज़ के जी, 90 रुपीज़ के जी तक प्याज पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उस वक्त प्याज ख़त्म होने लग जाता है या सड़ने लग जाता है, या प्याज में प्लांटेशन होने लग जाता है, तो इसके कारण प्याज ख़राब होने लग जाती है। अब चीज़ कम हो गई तो उसका डिमांड तो देखो हर घर में यूज़ हो रहा है, तो डिमांड तो वैसे ही बना है, तो सप्लायर्स कहीं से भी लाके उसको सेल करते हैं क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड बनी हुई है। तो लेकिन ऐसे में उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो डिमांड वो होता है जो लोग जिस चीज़ को मार्केट में ज़्यादा खरीदते हैं वो होता है डिमांड। जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी खरीदी ज़्यादा हो, जो सेल ज़्यादा हो, वो होता है डिमांड। और सप्लाई होता है जो कि मैन्युफैक्चरर या फिर जो शॉप वाले आप तक पहुंचाते हैं उस चीज़ को, उसको कहते हैं सप्लाई। तो जिस चीज़ की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी मार्केट में उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से उसकी सप्लाई भी होती है, क्योंकि आपको ज़्यादा दामों में बेच के उन्हें भी प्रॉफिट मिल रहा है और इस तरह उस चीज़ का दाम बढ़ जाता है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल इसके के थ्रू समझाया गया है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी, क्योंकि उस वक्त कॉटन ड्रेसेस का फॉरेन में बहुत ट्रेंड था, और एक तरह से ब्रिटिश इंग्लैंड में, और दूसरी तरफ से वो इंडियन जो सारे इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय भी करना चाहते थे। तो यहाँ के क्योंकि वहाँ डिमांड बहुत थी, तो यहाँ के किसानों से वो कॉटन को पैदा करवाते थे, प्रोडक्शन उसका करवाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको फिर इंग्लैंड में रॉ मटेरियल जो कच्ची फॉर्म में जो कॉटन निकलता था उसको ऐसे कैसे इंग्लैंड में भेज देते थे। अब वहाँ उसकी सूत निकाली जाती थी, वीवर्स उसको कपड़े तैयार करते थे बुन के, और जो
कपड़े वहाँ तैयार हो जाते थे या गारमेंट्स वहाँ तैयार हो जाते थे, वो तैयार हुए फॉर्म में फिर इंडिया आते थे। तो अब उसके जो कॉस्ट प्राइस रहता था, जो कॉस्ट होता था उस ड्रेस का, वो बहुत डबल हो जाता था, क्योंकि एक बार इंग्लैंड गया, उसके जाने का खर्च, फिर वहाँ से बन के आया, आने का खर्च, प्लस उसमें जो लेबर बाहर के लगे उस वो अपने अपने प्रॉफिट लेंगे, तो वहाँ पे दाम बढ़ जाता। जबकि अगर वही इंडिया में कॉटन पैदा हो रहा था और इंडिया वाले ही उसको बनाते उस गारमेंट को, तो उसका कॉस्ट आपका कम पड़ता। तो एक तो कॉस्ट बढ़ जाता था, डबल रेट पे आके बिक रहा था इंडिया में वो ड्रेसेस कॉटन के, और दूसरी बात है कि उससे इंडियन जो वीवर्स हैं, इंडियन जो बुनकर हैं, इंडियन जो गारमेंट वाले थे कपड़े तैयार करने, और उन सबके जो बिज़नेस है पूरा चौपट हो गया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया कि इसको ठीक किया जाए और हमारे गारमेंट फैक्ट्रीज़ को, गारमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, और अब तो प्रोवोक किया लोगों को खादी के लिए, गारमेंट्स के लिए, और ये समझाया कि ये ड्रेसेस हमारे लिए अच्छे होते हैं। और अब इतनी डिमांड बढ़ गई कॉटन ड्रेसेस की कि अब उसके कॉस्ट बाकी और जो गारमेंट है उनसे ज़्यादा होते हैं। और इंडिया की जो सारी गारमेंट फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत ही राइज कर गई है। और अब तो हमारे गवर्नमेंट के सपोर्ट से और बिज़नेस में इतना हम अच्छे हो गए गारमेंट फैक्ट्रीज़ में, गारमेंट इंडस्ट्री में, कि अब हमारे जो कपड़े हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से कोई चीज़ बाहर जाके बिकती है तो उसको, या भेजी जाती है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट जो ब्रिटेन से फिर बन के जो आता था कपड़ा, उसको कहते हैं इम्पोर्ट, क्योंकि वो बाहर से, किसी बाहर की कंट्री से जो चीज़ें आती हैं, केवल ब्रिटेन से नहीं, हर उस कंट्री से। जैसे हमारे पास कुछ अच्छा होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं भी होती, अलग अलग कंट्रीज़ के पास होती है। जैसे पेट्रोलियम खास करके हमारे पास नहीं होता, उसको हम इंपोर्ट करते हैं अरब कंट्रीज़ से। तो इंपोर्ट मतलब जो चीज़ें बाहर से हम लाके इंडिया में सेल करते हैं, उसको इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट जो हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास राइस अच्छी है, हमारे पास कपड़े अच्छे बन रहे हैं, हम उसको बाहर सेल करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। तो अब हम कपड़े भी, गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, और इसको अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को गारमेंट इंडस्ट्री में हम इसकी फैशन एग्जीबिशन भी करते हैं, और ताकि मिलान एंड पेरिस जैसी बड़ी जो फैशन कैपिटल है वो इंडिया में आके यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें। होलसेल एंड रिटेल मार्केट के अलावा आप एक और मार्केट देखेंगे, उसको कहते हैं वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में भी आपको चीज़ें बड़ी सस्ते दामों में मिल जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट या तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही आके वहाँ सेल कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से उसको लेके सेल किया जाता है। अब जो प्रोड्यूसर, जैसे छोटे पैमाने पे जो छोटी जो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, बैग कोई तैयार कर रहा है, कोई किसान है वो सब्जियाँ उगा रहा है, कोई है वो बच्चों के वुलन क्लॉथ्स तैयार कर रहा है, वो डायरेक्ट वीकली मार्केट में आके सेल कर रहे हैं। तो उससे जब आप ख़रीदते हो तो बीच में कोई और ज़्यादा चेन नहीं आया। कहाँ पहले ही कि जितने लोग किसी चीज़ में ऐड होंगे उतना उसका दाम बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे जिन्होंने पैदा किया वही आके सेल कर रहे हैं वीकली मार्केट में, या फिर उनसे डायरेक्ट खरीद के बेचा जा रहा है आपको, तो वहाँ पे हमें चीज़ें बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, ख़ास करके उनके कंपैरिजन में, जैसे मॉल के कंपैरिजन में या बड़ी बड़ी शॉप के कंपैरिजन में, तुलना में हमें वहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती है होलसेल मार्केट में। वहाँ आप बार्गेन करने के लिए भी फ्री रहते हो, ठीक है। इसके बाद आप इधर आइए, मार्केट हमेशा बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा पहले गाँव में अलग तरह के मार्केट होते, फिर शहरों में सेक्टर्स में एक पर्टिकुलर प्लेस कर दिया गया कि यहाँ पे मार्केट होंगे, और जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट चेंज होते रहते। अभी आप देखो, पहले के लोग फ्री होते थे तो मार्केट बड़ी दूर दूर हुआ करते थे, जैसे गारमेंट के मार्केट कहीं और होंगे, और तो ऑर्नामेंट्स के मार्केट कहीं और होंगे, तो वुलन क्लॉथ्स के मार्केट कहीं और होंगे, तो लोग घूम घूम के अपना सारी रिक्वायरमेंट को अलग अलग शॉप से पूरा कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट, दोनों हर घर में प्राय करके एम्प्लॉय होते हैं, कामकाजी होते हैं,
वर्किंग होते हैं, तो उससे क्या होता है उनके पास टाइम कम है ख़रीदने का। वो ऐसी जगह चाहते हैं अपनी सुविधा के लिए कि जहाँ एक बार में जाओ और सारी चीज़ें खरीद के लाएं। तो उसके लिए अब हमारे पास होल सेल मार्केट या फिर मॉल्स आ गए हैं, सॉरी होल सेल मार्केट नहीं, मॉल्स आ गए हैं। तो जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे मिल जाती हैं। वहाँ बच्चों के एंटरटेनमेंट के भी साधन होते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेकोरेशन की भी चीज़ें, टॉयज़ भी मिल जाएंगे, ग्रॉसरी भी मिल जाएगी, कर्टन्स भी मिल जाएंगे, डोर मैट भी मिल जाएगा। ऐसे सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी एक ही छत के नीचे, फ्रूट्स भी देखो यहाँ पे इतने सारे लगे, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट एक ही छत के नीचे पूरी हो जाती है और आपके कुछ ही देर में आप सारी चीज़ें खरीद लेते हो। तो इसकी अब जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे मॉल्स खुल गए। बहुत सारे चेन मार्केट और चेन मॉल्स हैं, जैसे बिग बाज़ार है, इसके चेन उनको कहते हैं